सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे करप्शन, जखीरा अंदोजी, सिफारिश कल्चर, जहरे कातिल, कायद का विजन और आज का पाकिस्तान। नून लीग का एक और रुकने कौमी असम्बली गिरफ्तार। जन्मदिन पर अडयाला से कोट लखपत का सफर। एहतसाब की तलवार बेनयाम। पीपल्स पार्टी का लहजा बदल गया। क्रिसमस के रंग। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अब पता चला में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब और मामूल के मुताबिक असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ मौजूद है। आज 25 दिसंबर 2018 है। आज का पाकिस्तान है या नहीं है, या उन फरमुदात पर अमल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, इस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक इंतहाई अफसोसनाक खबर जो कि इस प्रोग्राम को शुरू करने से तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले हमें मिली, और वो है MQM पाकिस्तान के रहनुमा अली रज़ा आब्दी के हवाले से, जिन पर कातिलाना हमला किया गया। उनको गोलियां लगी और वो जामबर ना हो सके। शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। गर्दन में, सर में, पेट में गोलियां लगी और वो जामबर ना हो सके। इंतहाई अफसोसनाक खबर, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल शख्सियत थे और एक पाकिस्तान MQM पाकिस्तान के मुतहर्रिक कारकुन थे, काफ़ी एक्टिव थे। अभी 2018 के इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा भी लिया और उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी। बहुत हम्बल, डिसेंट पर्सनैलिटी। इंतहाई अफसोसनाक खबर जो कि आज रात हमें मिली है। मैं सबसे पहले असद खरल साहब आपसे ये जानना चाहूँगी, इंतहाई छोटी खबर ने एक मुतहर्रिक सियासी कारकुन और एक हाई प्रोफाइल मतलब पर्सनैलिटी, और इस तरीके से 7:30 बजे के करीब, यानी कि बहुत रात का वक्त भी नहीं था, जब उनका कातिलाना हमला उन पर उनके घर के बाहर किया गया और वो उसमें जान बहक हो गए। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, एक इंतहाई अफसोसनाक खबर और पाकिस्तान, और जिसमें हमेशा हमारे दुश्मनों की नज़र आती है। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें कराची की, जिसमें बड़े अरसे के बाद जिस तरह एक हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, रेंजर्स हैं, जिस तरह उन्होंने मेहनत करके कराची में दोबारा रोशनियां वापस आईं। अब मामला ये है कि ये जिस तरीके से एक वाक़या हुआ है, इस पर जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए कम है कि एक रहनुमा जो है, एक ऐसे कारकुन, ऐसे रहनुमा जो इंतहाई हम्बल थे, जिनके बारे में कोई ऐसी हमने कभी कंट्रोवर्सी नहीं देखी कि सरे शाम उनको घर के दरवाजे पे उनको मौत के घाट उतार दिए गए। तो इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। अब देखना ये है कि क्या ये कोई दुश्मन मुल्क की तो ताने बाने नहीं मिल रहे, क्या कोई आलमी साजिश तो नहीं है, क्या कराची के दोबारा जो मामला है, जो रोशनियाँ वापस आई हैं, जो अमन वापस आया है, उसको सबोताज करने के लिए तो ये काविश नहीं थी। इस पर हमारे इंटेलिजेंस इदारों को, पुलिस को, दीगर जो हमारे इदारे हैं, उनको देखना चाहिए कि कराची को दोबारा से क्या नज़र लग गई है, क्या कराची में दोबारा से किस तरीके से ये चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है कि उनको घर के बाहर उस वक़्त ऐन जब वो घर में दाखिल होने लगे थे और उनके गार्ड भी मौजूद थे, जिस तरह बताया जा रहा है कि उनके गार्ड अंदर जो ही निकले और जिस तरह उनको फायरिंग की गई और उनको निशाना बनाया गया, और बिलाखिर वो हॉस्पिटल में जाके 3 गोलियाँ उनको जो अभी तक इतलात मिल रही हैं कि लगी हैं, और वो तोड़ गए। तो मैं समझता हूँ बहुत ये अफसोस की खबर है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं असद खरल साहब। मुझे बाबर डोगर साहब ये बताएं कि अभी हमने कल परसों की खबर है, एक सियासी जमात के दफ्तर पर फायरिंग की गई, 2 अफराद जाम बहक हुए, 2 ज़ख्मी हो गए। उसके बाद अभी आज हम फिर से ये खबर सुन रहे, कातिलाना हमला हुआ और अली रज़ा आब्दी जाम बहक हो गए। क्या आपको समझ आ रही है, क्या ये फिर से कोई टारगेट किलिंग का जो एक आंसर था वो फिर से नज़र आने लगा है, सर उठाने लगा है, या वो अनासर जो कि जिनको ख़त्म किया गया था वो सर उठाने लगे हैं? क्या आपको समझ आ रही है इन वाक़यात से? देखिए सैरिश, पीछे अगर आप देखें तो रिसेंटली कराची में पहले चाइनीज़ जो एम्बेसी थी उसको टारगेट किया गया। उसके बाद PSP के जो वर्कर थे उनके ऑफिस में अटैक किया गया और उनके 2 कारकुन जो थे उनको हलाक कर दिया गया।
अब अली रज़ा आबदी जो MQM के एक मुतहरिक किस्म के वर्कर थे, MNA रहे 2013 से 2018 तक, और अगर देखा जाए तो अभी तक कोई ऐसी स्टेटमेंट सामने नहीं है जिससे ये वाज़ेह होता हो कि उनकी कोई दुश्मनी थी या उनका कोई ऐसा पस मंज़र था। तो ज़ाहिरन तो यही लग रहा है कि एक दफ़ा फिर जो दुश्मन है, जो पाकिस्तान के जो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे, कराची जो है वो पाकिस्तान की इकनॉमिक शाहरग है, वो पाकिस्तान की मईशत की शाहरग है। कराची पाकिस्तान है और कराची को डैमेज करना, कराची के अमन को तबाह करना, कराची के अमन व अमान को तबाह करना, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को तबाह करना है। तो जिस तरह से तवातर से ये वाक़े हो रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान रेंजर्स, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के जो अदारे थे, उन्होंने बड़ी एफर्ट करके, बड़ी कोशिश करके, बड़ी कुर्बानियाँ दे के पाकिस्तान में अमन जो था वो बहाल किया था। और अब एक दफ़ा फिर इसमें दोनों फैक्टर हो सकते हैं, इसमें अंदरूनी फैक्टर भी हो सकता है। अभी तफ्तीश हो रही है, ये तो चीज़ें बाद में सामने आएंगी क्योंकि MQM के अंदर जो फैक्शन है क्या उसकी ये सारा कुछ हुआ। लेकिन अभी बाबर साहब, असद साहब, अभी जिस तरह भी हमने हाल ही में देखा, अभी बल्कि मैं हाल ही में जो बात कर रही हूँ एक आम शहरी की बात, बतौर एक आम कराची के शहरी की अगर मैं बात करूँ तो अब वाकई वो रौनकें वापस लौट आई हैं। लोग रातों को घरों से बाहर निकलते हैं, कोई भी त्यौहार हो उसको भरपूर अंदाज में एंजॉय किया जाता है। अभी DGISPR कराची में मौजूद है, जिस तरह लेट नाइट उन्होंने लड़कों के साथ कराची की सड़कों पर क्रिकेट खेली है। इस बात का वो बोलता सबूत है कि यहाँ पर अब अमन है और रोशनियों का शहर जो है वहाँ की रोशनियाँ वापस आ चुकी हैं। लेकिन ये जो एक दो वाक़यात आगे पीछे हुए हैं, इसके बाद मेरा ये ख्याल है कि लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को देखना पड़ेगा, सूरत हाल को एक बार फिर से रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि ये एफर्ट्स जो उन्होंने की हैं, जिसके बाद ये अमन मिला है, ये खुशहाली कराची को मिली है, उसको धचका नहीं लगना चाहिए। और ये देखना चाहिए कि आखिर ये कौन से अनासर हैं जो कि फिर से मुल्क में बदअमनी फैलाना चाह रहे हैं, उनको यहीं से पकड़ लिया जाए और उनकी जड़ों को ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि आज ये जो कुछ हुआ है बाकायदा यही समझ आ रही है कि प्लानिंग के तहत हुआ है, कि बाकायदा ताक़ुब किया गया। वो घर के बाहर पहुंचे, गार्ड ने गेट खोला और जैसे ही वो घर के अंदर जाने वाले थे तो ये अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया। हम इसकी इंतहाई मजम्मत करते हैं, इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए और इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि आया कौन से अनासर हैं, कौन लोग हैं जो मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे बाबा कौम कायद-ए-आज़म ना की, जिनका 143वां यौम पैदाइश आज हम मना रहे हैं। और इससे पहले जैसे कि मैंने बात की कि अनथक मेहनत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ना तो अपनी सेहत की परवाह की, ना अपनी जान की परवाह की, दिन रात मेहनत की और इस मुल्क को हमारे लिए हासिल किया कि हम आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले सकें, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। और अगर हम बात करें इस आज़ादी की, इन आज़ाद फ़िज़ाओं की जिनमें हम सांस ले रहे हैं, तो इसकी वक़्त का अंदाज़ा हमें उस वक्त होता है जब हम किसी कश्मीरी से बात करते हैं, जब हम किसी फ़लस्तीनी से बात करते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और किस तरह के माहौल में वो ज़िंदगी बसर करते हैं जब उनके पास आज़ादी नहीं होती। तो हमें इस आज़ादी की क्या हम वैल्यू करते हैं या नहीं करते? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिनके फरमुदात हमें याद करने चाहिए, अपने जहनों में रखने चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए। आज का सियासतदान क्या उन पर अमल करता है? क्या आज का पाकिस्तान वही पाकिस्तान है जिस मकसद के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस वतन को, इस मुल्क को सख्त मेहनत से हासिल किया? उनकी हमशीरा किस तरह उनके साथ थी, उनकी भी कुर्बानियाँ, उनकी भी मेहनत नाकाबिले फरामोश है, तारीख़ का हिस्सा है। तो मैं इस पर बात करूंगी। और ख़ास चीज़ जो कि कायद-ए-आज़म ने अपने फरमुदात में कही है, उन्होंने ख़ास तौर पर कहा अपने पहले खिताब में कि 3 चीज़ें एक नौज़ायदा मुमलिकत के लिए ज़हर कातिल हैं। उन 3 चीज़ों का जिक्र जो उन्होंने किया, उनमें करप्शन, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, सिफारिश कल्चर है, करबा परवरी है। इससे मुल्क को पाक रखना होगा। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि हम ये देखते हैं कि तीनों चीज़ें हमारे इस मुल्क में पाई जाती हैं और यही वजह है कि आज हम लोग, हमारी हरकत तो बहुत तेज़ तर है लेकिन हम मंजिल से बहुत पीछे हैं। हम मंजिल के करीब नहीं हैं या मंजिल पर पहुंचने वाले नहीं हैं। हम कर्ज में डूबे हुए हैं। हमारे मुल्क में हर तरह का वो काम जो कि नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। ये सियासतदान जो कि पार्लियामेंट में आने की तो भरपूर कोशिश करते हैं, जान लगा देते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में आने के बाद ये अवाम के मसाइल हल करने में, कानून साजी करने में, इस मुल्क में जो बुराइयाँ उनके ख़ात्मे के लिए जान नहीं लड़ाते, बल्कि अपने मफादात की सियासत करते हैं। और ये इंतहाई अफसोस की बात है। सबसे पहले मैं असद खरल साहब आपकी तरफ ही आऊँगी। बताइएगा हमारी जो तरजीहात होनी चाहिए थी, क्या वो तरजीहात हैं? सबसे पहले कायद-ए-आज़म ने कहा करप्शन का खात्मा होना चाहिए, करप्शन हमारे करीब भी नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर जिन्होंने करप्शन की होती है वो ये कहते हैं मुझे क्यों पकड़ा भाई, उसको भी तो पकड़ो, उसने भी तो करप्शन की है। ये
ये क्या लॉजिक है, ये किस तरह की ज़हनियत है? देखिए, आपने बात की कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जो है उनके हवाले से, उनके फरमुदात के हवाले से, कायद का विज़न और आज का पाकिस्तान, जो तीन चीज़ें आपने बुनियादी तौर पर जो बताई हैं कि उन्होंने कहा कि ज़ाहिर कातिल है एक नुज़ायदा मुल्क के लिए, करप्शन, बादुनवानी जो है यानी सिफारिश कल्चर और ज़ख़ीरा अंदोज़ी, वो तीनों चीज़ें पाकिस्तान में आज भी बतर्जा आतम मौजूद है। और जिसकी वजह से पाकिस्तान तमाम तर वसाइल होने के बावजूद, हर किस्म के मौसम होने के बावजूद, हर किस्म के यहाँ पे जो मदनियात है, वसाइल है, लेकिन उसके बावजूद आज हम पीछे हैं। आज दर बदर की हम ठोकरें खा रहे हैं, आज हम कचकोल लिए फिर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? कायदे आज़म ने कहा था काम काम और सिर्फ काम। आज भी हम कायदे आज़म की जो सालगिरह तो मना रहे हैं, लेकिन कायदे आज़म का जो फरमुदात है उसके ऊपर अमल पैरा नहीं है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार साहब लाहौर रजिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कहा ना कि वो आज छुट्टी है और क्रिसमस है, तो उनका अफसोस की बात है कि जिस कायद ने हमें मुल्क दिया, जिस कायद का ये उन्होंने अपनी उम्र और सेक्रीफाइस किया, अपनी सेहत को उन्होंने परवाह नहीं की और सिर्फ एक ही बात करते थे, काम काम और सिर्फ काम। तो उन्होंने कहा उनको खुश इस तरह किया जा सकता है कि उनके जो फरमुदात हैं हम उस पर अमल पैरा हूँ, हमें काम करना चाहिए। तमाम जो इदारे हैं, तमाम जो लोग हैं उनको काम करना चाहिए और उनका जो विज़न है, कायद का जो विज़न है, कायद के जो फरमुदात हैं उन पर हमें अमल पैरा होना चाहिए। काश हमारे जो सियासतदान हैं, काश हमारे जो हुक्मरान हैं, काश हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, वो ये फरमुदात पे अमल कर लेते। ऐसा पाकिस्तान देखना चाहते थे? कायदे आज़म के तो फरमुदात में से था कि पाकिस्तान वो देखना चाहते हैं कि जिसमें सबके बराबरी के हकूक़ हों, कोई अमीर ना हो, कोई गरीब ना हो, सबको बराबरी के हकूक़ मिले, सबका जो रहन सहन है वो एक जैसा हो। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं अमीर का बच्चा जो है वो किसी और स्कूल में पढ़ता है, गरीब का बच्चा कहीं और धक्के खा रहा है। अगर मेडिकल फैसिलिटी की बात की जाए तो अमीर के बच्चे के लिए और तरह के अस्पताल हैं, क्योंकि गरीब का बच्चा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो क्या ये वो पाकिस्तान है? सैरिश, पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली, उससे जब कायदे खिताब कर रहे हैं तो आप देखें कि उनका फोकस किन चीज़ों पर है। उनका फोकस ये है कि पाकिस्तान, यहाँ से करप्शन का खात्मा होना चाहिए, यहाँ पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं होनी चाहिए, अकबर परवरी और सिफारिश का कल्चर ख़त्म होना चाहिए। और उसके साथ साथ फिर वो कह रहे हैं कि वो एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहाँ पर तमाम शहरियों को एक जैसे हकूक़ हासिल हों, वो एक जैसे हकूक़ जो है वो सब इंजॉय करें। और आज की आप असम्बली देख ले, 70 साल के बाद जो अब असम्बली है वहाँ पर क्या हो रहा है कि नैब को गालियाँ दी जा रही हैं कि जनाब वो उनको क्यों पकड़ रही है। जितने सियासतदान हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने अरबों खरबों रुपए की जायदादें पाकिस्तान से बाहर बनाई हुई हैं, और जब उनको हाथ डाला जा रहा है तो असम्बली के अंदर बैठ के नैब को गालियाँ दे रहे हैं, अदालतों को गालियाँ दे रहे हैं। और मजाक बना हुआ है कि जो जेलों में पड़े हुए हैं उनको प्रोटेक्शन ऑर्डर देके असम्बलियों में लाकर बिठाया जा रहा है। जो करप्ट लोग हैं, बजाय उनको सजा मिले, वो असम्बलियों के अंदर बैठ के दारों को गालियाँ दे रहे हैं। और उसके बाद आप देखें बाबर साहब, आप एक मिनट मुझे एक बात बताएं, यहाँ कायदे हम कह रहे हैं कि सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए। यहाँ पर नवाज शरीफ का बच्चा जो है वो बाहर अरबों खरबों का बिजनेस कर रहा है। बिलावल साहब जो वो पैदा होते ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनको पता ही नहीं है कि बिजनेस क्या होता है, उनको ये नहीं पता कि पैसा आना कहाँ से है। और आम आदमी के बच्चे को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। सर, इनके ख्याल में कायदे आज़म ने पाकिस्तान इन्हीं के लिए बनवाया था। कायदे आज़म ने पाकिस्तान इन्हीं के लिए बनवाया था कि एक बारी तुम्हारी, एक बारी तुम्हारी। ये सिर्फ आप लोगों का पाकिस्तान है, पैदा ही इस मकसद के लिए हुए हैं। मुझे एक बात बताएं, इस असम्बली में कभी आपने ये सुना है? यहाँ पर तो होती महंगाई की वजह से है। आप खुद सोचें, रमजान जब आता है किस तरीके से रमजान बाजार जो लगते हैं उनमें गैर मियारी चीजें होती हैं। और अल्लाह माफ करे अगर ये कुछ ऐसा जो कि देते भी हैं, दान करते भी हैं, वो भी उसमें भी जो इनका निचला तबका है वो अपना में बांट देता है, गरीब फिर वहीं का वहीं रह जाता है। और किस तरह धक्कम पेल छीना झपटी होती है, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल होती है। ये था कायदे आज़म का पाकिस्तान। मुझे एक बात बताएं, जो हमारी असम्बलीज हैं, अभी 4 महीने हुए इन असम्बलीज को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, किसी एक असम्बली में किसी एक इशू पे बात हुई हो? शुगर माफिया है, सीमेंट माफिया है, पेट्रोल माफिया है, सब्जी माफिया है, ये जितने बड़े बड़े माफिया हैं वो सारे तो असम्बलियों के अंदर बैठे हुए हैं। आम आदमी की जिंदगी इन्होंने जीवन की हुई है। मुझे कभी एक दिन कायदे आज़म का एहसान है कि उन्होंने ये मुल्क हमें दिलवा दिया कि हम यहाँ पर अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकते हैं।
मैं ये दुआ करूंगी अल्लाह ताला इन सियासतदानों को हिदायत दें कि ज़मीर जाग जाएं, कुछ ही अवाम की फलाह के लिए काम करें। अब मैं आपको ये बता दूं कि आजकल गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, प्रोसेस रुकने वाला ये नहीं है। और एक ख़ास बात, वो लोग जिन्होंने कोई मेल प्रैक्टिस की है, जिन्होंने करप्शन की है, उनको तो डरने की ज़रूरत है, लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं किया तो मेरा ख्याल है उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर उनके खिलाफ कोई ठोस एविडेंस ही नहीं होगा तो उनको डरने की क्या ज़रूरत है। लेकिन वो लोग जो इस वक्त डरे बैठे हैं, उनकी जो परेशानी है वो बिल्कुल उनके चेहरों से आया है। धमकियां दी जा रही हैं, हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। जो गिरफ्तारी की मैंने बात की है, जो ज़मीनों पर कब्जे का मामला है, मंशा बॉम्ब आपने पहले सुना, जिस तरीके से पकड़ में वो साहब आए, उसके बाद अब एक और जनाब अफजल लदीम खोखर साहब, उनको लाहौर रजिस्ट्री से गिरफ्तार किया गया है और इनके खिलाफ शहरी अराजी पर कब्जा है उसका मुकदमा दर्ज है। बेवाओं तक की इन्होंने ज़मीनें हड़प की हैं, बेटियों बहनों की ज़मीनें हड़प की हैं, यतीमों मस्कीनों की ज़मीनें इन्होंने हड़प की हैं और अब ये खुदा की पकड़ में आ गए हैं। रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करता दिखाई दे रहा है। असद खरल साहब, थोड़ा सा आप मुझे बताएं कि ये अफजल लदीम खोखर साहब जो हैं, आपने इनकी कितनी शोहरत सुनी है? देखिए, ये अफजल खोखर साहब जो हैं, ये तीसरी मरतबा गालिबन इस दफ़ा MNA बने हैं रुकने कौमी असम्बली PMLN से, और ये बड़े इन्वेस्टर जो हैं PMLN के, उसमें इनका शुमार होता है। जो शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को, चौधरी निसार को, राजा जफरुल्लाह को जो इन्होंने फंड्स दिए, जो डोनेशन पार्टी फंड के नाम पे दिए, फिर इनके भाई सैफुल मलूक खोखर है MPA जो मौजूदा, और शफी खोखर। आज ये केस जो लगा था बेसिकली खोखर पैलेस के हवाले था, जो इन्होंने 4 कनाल कहा था, फिर 60 कनाल 7 मरले निकल आया, फिर 200 कनाल तक मामला पहुंच गया। फिर मार्केट जो सरकारी है वो वहाँ पे निकल आई। LD के डायरेक्टर ने बताया कि 5 कनाल 16 मरले पे वो सरकारी वो मरी है। फिर अंदर से रास्ते, कल DC साहबा ने झूठ बोला था, आज बिलाकर उन्होंने करेक्ट कर दिया कि 2 कनाल तो 12 मरले उनके अंदर सरकारी आ गई, कुछ रास्ते आ गए, कुछ लोगों की ज़मीनें थी। अब एक तो मुकदमा एंटी करप्शन के ऊपर हुआ है, वो है एंटी करप्शन थाना ने किया है 20 दिसंबर को, वो सैफुल मलूक जो है MPA और अफजल खोखर MNA उनके खिलाफ है। दूसरा मुकदमा पुलिस ने कल किया था, जो कि अफजल खोखर ने कुछ बटालियन सोसाइटी में जो उनका घर है वहाँ पे उन्होंने कुछ ज़मीन जो है सरकारी भी उसमें डाल ली थी। तो मामला ये है कि आज जब ये केस लगा तो मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जब तीनों ये भाई वहाँ पे खड़े थे, तो शफी खोखर को उन्होंने कहा कि आपको डर नहीं लगता, आप लोगों को, आप खौफ और दहशत की अलामत बने हुए थे, और आपने जिस तरीके से लोगों को डराया धमकाया, जिस तरीके से आपने पटवारियों को लगाते थे और सारा रिकॉर्ड आपके कब्जे में होता था, अपनी मर्जी की आपने कंसोलिडेशन करवा ली और लोगों को आपने कोई आपके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता, आप खौफ और दहशत की अलामत बने हुए थे। उन्होंने उसी वक्त DG एंटी करप्शन को बुलाया, हुसैन असगर साहब को और डायरेक्टर FIA को। पाकिस्तान से बाहर मुकीम थे, हाँ जी, था कि पता नहीं वो शायद कभी वापस आएंगे ही नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है बाहर जो शख्स ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उन्होंने 1-2 साल बाद चक्कर लगाना होता है। ये उनकी ज़मीनों पर कब्जा करते थे, पुलिस इनके साथ मिल जाती थी, पैनाफ्लेक्स और इनके नाम दीवारों पर छपे होते थे, गुंडागर्दी इन्होंने शुरू की हुई थी, लेकिन अब ये पकड़ में आ गए हैं। मैं बाबर डोगर साहब से भी इस हवाले से बात करूंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अब पता चला, अब पता चला। वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून के एक और कारकुन की, रहनुमा की गिरफ्तारी की बात हम कर रहे थे और असद खरल साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। बाबर डोगर साहब, आज चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स आपने सुने, उन्होंने कहा कि आप तो अपने इलाके के बादशाह बने हुए थे, किस तरीके से आप लोग अरबपति बन गए, मस्कीनों का और यतीमों का आप लोगों ने माल खाया, ज़मीनें हड़प की हैं। किस तरह इन्होंने पटवारियों को, पुलिसियों को अपने साथ में लाया हुआ था और गुंडागर्दी कर रहे थे। इनके ख्याल में तो कभी इनकी पकड़ होनी ही नहीं थी। इनका वारदात का तरीका क्या था बाबर साहब? देखिए सहरी, सबसे पहले तो मैं असद खरल साहब को खराज तहसीन पेश करूंगा। जिस दिलेरी के साथ इन्होंने उनको एक्सपोज किया ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो उसकी भी मैं दाद देता हूं कि बड़ी हिम्मत के साथ इन फिरौनों को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक्सपोज किया है। दूसरी बात ये है कि ये वाकई अपने इलाकों में फिरौन थे और जिस तरह से यतीमों और बेवाओं के ज़मीनों पर उन्होंने कब्जे किए और अपने बड़े बड़े महल बनाए और अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो थी लोगों की उन पर कब्जे किए। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, ये वही एरिया जहां पर ये कब्जा करते रहे हैं, जहां पर रायविंड महल है, जहां पर नवाज शरीफ खुद रहते हैं। और नवाज शरीफ के रायविंड, जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो उस रायविंड पैलेस का जो सारा खर्चा था वो अफजल खोखर उठाता था। और उसके बाद
10-10 करोड़ रुपया ये PMLN को फंड देता रहा है और उसका हमजा शहबाज का खर्चा ये उठाता रहा है। मुझे एक बात बताएं, नवाज शरीफ साहब ने कभी ये नहीं सोचा कि राविंड पैलेस के इर्द गिर्द जितनी जमीनें हैं सारी अफजल खोखर ने कब्जा कर ली और उसके बाद उनकी आशीर्वाद से आज तक उन्होंने ये नहीं पूछा कि जनाब ये जो 10 करोड़ रुपया प्रॉपर्टी आप पार्टी को फंड दे रहे हैं, ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आ रहे हैं, क्या कारोबार तुम करते हो। तो ये जो बड़े फिरौन थे, इन्होंने अपने नीचे छोटे छोटे फिरौन पाले हुए थे, उनको पुलिस की भी प्रोटेक्शन हासिल थी। मुझे एक बात बताएं, पंजाब में, लाहौर में जो बड़े बड़े पुलिस के ऑफिसर आए हैं, इन सबको गाड़ियां ये देते रहे हैं, प्रॉपर्टी में हिस्सा देते रहे हैं। यहाँ तुम इतने पैसे कैसे जमा करा रहे हो? सैरिश, मैं एक और बात बताऊं कि हमजा शहबाज कुछ अर्सा पहले हमजा शहबाज जो है उनको कुछ शायद नाराजगी हो गई थी, उन्होंने इनकी मार्केट मस्मार करा दी थी। फिर एक कमेटी भी सीएम साहब ने 3 रुकनी बनाई। बाद में दूसरी जानब अगर देखा जाए तो उस कमेटी ने LDA के उन अफसरान को मुअत्तल करने की सिफारिश कर दी जिन्होंने सरकारी रकबा पर वो मार्केट कराई थी। दूसरी जानब एक और मैं आपको खबर बताऊं कि मरियम साहिबा जो है उनकी इस माल के ऊपर नजर आ गई थी और उन्होंने भी इनसे माल छीनने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कहा जी बड़े शौक से हमने बनाया है, हम आपको नहीं दे सकते, पार्टी फंड पहले भी आपको दे रहे हैं, जो आपकी फटीक से जिस तरह डोगर साहब ने बताया करोड़ रुपया पार्टी फंड वहां पे नहीं, जद्दा में दिया, फिर चौधरी निसार जो है उनको दिया, फिर उनको बाद राजा जफरुल्लाह को दिया। सर ये पार्टी फंड है कि भत्ता है? ये साहब इसमें ये भी तफ्तीश करनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स भत्ता लिया जा रहा था ना कि गैर कानूनी काम वो कर रहे थे, पैसे उन्हें दे रहे थे। सैरिश, इसमें एक और भी तफ्तीश करनी चाहिए। चीफ जस्टिस को ये भी देखना चाहिए कि वो बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स जिनको इन्होंने कीमती गाड़ियां दी, जिनको इन्होंने बड़े कीमती प्लॉट उनके नाम करवाए, ये जो फोरेंसिक ऑडिट हो रहा है ना, जरा इसमें इनको ये देखना चाहिए कि यहाँ पर बड़े बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर जो हैं वो इनकी पुष्पनाई करते रहे हैं, जिसकी वजह से जो गरीब बेचारे बेवाएं और ये जो यतीम लोग सीनियर अफसरों के साथ डॉक्टर साहब थे, LDA के अफसर, जितने भी गैर कानूनी काम हो रहे थे यकीनन उनकी निगरानी में उनके इमाम पर हो रहे होंगे। ये कैसे मुमकिन है? मुझे पता है कि कौन से आईजी से जिनके घर लैंड गुजर की जाती रही है, उनको लैंड गुजर की खाए, कौन से ऑफिसर थे जिनको ये बड़े बड़े कीमती तोहफे देते रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अब चीफ जस्टिस को चाहिए कि जब फोरेंसिक ऑडिट हो रहा है तो इस इलाके में ये भी पता किया जाए कि किन बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर के प्लाट है, कच्चा चट्टा सारा खुलेगा सर, सबको पकड़ा जाना चाहिए। अब तो ऑलरेडी ये काम हो चुका है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता दूं, अब मैं एक बात आपको बता दूं कि मेरे पर एक और हुआ है, मेरे पर एक और इंकिशाफ हुआ और कल ही इंकिशाफ हुआ है असद खरल साहब के वो वर्ड जो कि फैसले में लिखा हुआ था कैद बा मुशक्कत, इसका मतलब बता देती हूँ मैं आपको। वो ये है, इसका मतलब ये है, कैद बा मुशक्कत का मतलब है कि आप एक मुशक्कती को साथ रख सकते हैं और आपको बेटर फैसिलिटीज मिलती हैं। आज मियाँ साहब को कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया है, उनकी बैरक के सामने छोटा सा प्यारा सा लॉन है, उनको टीवी मैट्रेस दिया गया है, टेबल मेज दी गई है और एक खबर ये भी है कि शायद शहबाज शरीफ साहब भी उसी बैरक में उनके साथ रहेंगे कि चलो दिल बहलाएंगे एक दूसरे का, गपशप होती रहेगी कि अब आगे करना क्या है, पार्टी चलेगी किस तरह। आपके पास क्या खबर है? ये जो मैं आपको बता रही हूँ कैद बा मुशक्कत का मतलब, आप इससे एग्री करते हैं असद खरल साहब? बिल्कुल, और इवन के वो कैदी के जो वर्दी है वो भी नहीं पहनेंगे और जो उनके जिम्मे जेल मैनुअल के मुताबिक कैद बा मुशक्कत होती है वो तो नहीं करेंगे। सारी आपने बताई, मामला सिर्फ ये है कि वो चहलकदमी करेंगे। फिर जिस तरह आपने देखा आए रोज़ डॉक्टर्स की टीमें, कभी वो आप पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जाएंगे, कभी वो सर्विसेज में जाएंगे, कभी टीम उनकी आएगी। मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में शायद वो शरीफ मेडिकल सिटी जो है वहाँ पे भी दौरे करने शुरू कर देंगे कि मेरा चेकअप जो है मैं अपने शरीफ मेडिकल जो हॉस्पिटल सिटी है कम्प्लेक्स वहाँ पे करवाना चाहता हूँ। तो मामला सिर्फ ये है कि अगर ऐसे ही यही अकाउंटेबिलिटी है और यही सज़ा है तो हमें ऐसी सज़ा नहीं चाहिए, हमें ऐसी जेलों की, ऐसे लोगों को अंदर बंद करने की पाकिस्तानी अवाम को, ये हमारा मसला नहीं है, ना पाकिस्तान का इससे में फ़ायदा है। अगर तो नवाज शरीफ साहब ने करप्शन की है, अगर शहबाज शरीफ साहब ने करप्शन की है, जरदारी साहब ने की है, अनवर मजीद साहब ने की है, मामला तो ये है कि उनसे जितना हुआ लूटा हुआ माल है वो अगर वापस आएगा तो पाकिस्तान को तो फिर फ़ायदा है। अगर आपने एक ऐसी उनको एक इन्वायरमेंट में रखना है जहाँ पे वो घर जैसी उनको सहूलतें होंगी, घर का खाना खाएंगे, उनको मुशक्ति मिलेंगे, वो चहलकदमियाँ करेंगे, वो अपनी मर्ज़ी से डॉक्टर्स के पास जाएंगे, वो जब चाहें बाहर चेकअप के लिए जा सकते हैं, जब चाहें वो मुलाकातें करेंगे, उनके पास टीवी होगा, अखबार होगा, मैट्रेस होगा, खाना पीना हर चीज़ वो अपनी आज़ादियों से करेंगे।
तो ऐसी जेल का क्या फ़ायदा। और उल्टा फिर वो आगे कहेंगे जी हमें जेलों में डाला गया, हमें हुकूमत खानों में डाला गया। अच्छा, वैसे तो हमारे खिलाफ क्या हुआ, कुछ नहीं निकला। पंजाब में इनकी अपनी हुकूमत भी नहीं है। अब तो पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, फैसला आ गया, फैसले पर अमल होना था। ये किस चक्कर में इनको ये बी क्लास दी गई जिसमें इतनी सहूलियात है और इस तरह की कैद है कि आप मुशक्कती भी रख सकते हैं, घर से खाना भी आ सकता है, बर्तन भी आ सकते हैं, वर्दी भी आप नहीं पहनेंगे। ये ऐसा ही होता है यहाँ पे स्पेसिफिकली इनके साथ किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म रहे हैं। सहरी से आप बड़ा मजाक करती हैं कि पंजाब में इनकी हुकूमत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये पाकिस्तान जो है ना, गरीब का पाकिस्तान कोई और है और अमीर का पाकिस्तान कोई और है। ये सिर्फ अमीर का पाकिस्तान है। जहाँ तक आपने कहा ना पंजाब में इनकी हुकूमत नहीं है, पंजाब में इन्हीं की हुकूमत है। आज भी इन्हीं की लगाई हुई जो ब्यूरोक्रेसी है वो पूरे पंजाब पर हुकूमत कर रही है। चीफ मिनिस्टर बेचारे उनको तो पता ही कुछ नहीं है। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर पता करें वो कौन है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो लगे हुए हैं पता करें वो कौन है, होम सेक्रेटरी जो लगा हुआ है पता करें वो कौन है, होम सेक्रेटरी के जितने नीचे लोग लगे हुए हैं पता करें वो कौन है, शहबाज शरीफ से उनका क्या ताल्लुक है, नवाज शरीफ से क्या ताल्लुक है। मगर मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि ये किस किस्म की गवर्नमेंट और गवर्नमेंट है भी या नहीं। इस गवर्नमेंट को ब्यूरोक्रेसी चला रही है और अपनी मर्जी से चला रही है। जेल में अभी खरल साहब जो कह रहे थे, मुझे एक बात बताएं, आम कैदी एक कोट लखपत जेल में 10,000 कैदियों की गुंजाइश है और आज भी 35,000 कैदी हैं। जाके गिनती कर लें, 35,000 कैदी हैं 10,000 की जगह पर। जो कैदी बेचारा यहाँ पर आता है साल के बाद जब घर वापस जाता है ना तो 10 बीमारियां साथ लेके जाता है और 6-6 महीने तो उसको खारिज नहीं जाती। और यहाँ पर इनका ये हाल है कि इनको आप कैद बा मुशक्कत का मतलब है 8 घंटे रोज का उससे काम लेना और इनको एक मुशक्ति दिया जा रहा है ना। ये जेल का लिबास पहनेंगे, ये तो वहीं पर है जैसे ये अपने महल में रह रहे हैं, इनके लिए तो जेल भी महल है। और एक आम कैदी जो है वो बेचारे आधे घंटे बीमारियों से मर जाते हैं। समझ नहीं आई ये किया क्या गया है। मैं तो ये हैरान हूँ कि मियाँ साहब छोटे बड़े मियाँ दोनों एक ही बैरक में रहेंगे, एक साथ रहेंगे। ये बड़ी अजीब सी बात है। ये पता नहीं शायद इससे पहले भी ऐसा होता होगा। अलग-अलग बैरक्स होंगी। ये गलत इंफॉर्मेशन आपको दी है। ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही बैरक में रहेंगे। बैरक्स उनकी अलग-अलग होंगी, लेकिन ये है कि साथ साथ हैं और दोनों को एक ही तरह की फैसिलिटीज दी गई हैं। इनके लिए घर और जेल एक बराबर है। इनको पता चल जाएगा जब इनको आम बैरक में आम आदमी का रखे तो पता चलेगा कि अंदर करप्शन से कोट लखपत मुंतकिल किया जाए। सही बात है। चले यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मसद साहब, बाबर साहब मेरे साथ हैं और पीपल्स पार्टी की हम ब्रेक के बाद बात करेंगे, जिन्होंने कहा है कि हम किसी भी हद तक चले जाएंगे अगर हमारे चेयरमैन को टारगेट किया गया। मैदान में सारे आ गए हैं और दिफा किया जा रहा है, जीआईटी पर बातें की जा रही हैं। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। जनाब, पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया कि जीआईटी रिपोर्ट दी गई है उसको मुज़हका खेज करार दिया गया और कहा गया कोई नई बात नहीं है, डट कर मुकाबला करेंगे, सारे मैदान में आ चुके हैं, एहतजाज सड़कों पर करने का इंदिया दिया गया है। मेरी बात सुनिए मसद खरल साहब, ये जो एहतसाब की तलवार है तो बिल्कुल बेनयाम है। अब एहतसाब तो क्रॉस द बोर्ड होगा, सबका होगा, जिसने करप्शन किया उसको पकड़ा जाएगा और करप्शन पकड़ी जाने पर ये शोर ही मचाया जा रहा है। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि अब हम किसी हद तक भी चले जाएंगे, ये इस तरह के मैसेजेस किसको दे रहे हैं, ये धमकियां किसको दी जा रही हैं? देखिए, जिस मर्जी हद तक जाएं, आपने देखा कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के हवाले से जो रद्द-ए-अमल वो भी आपने देख लिया, जो मिलियन मार्च हुआ, जितने लाखों लोग सड़कों पर जमे कबीर आया वो भी आपने देख लिया। शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी पे कितने लोग आए वो भी आपने देख ले। अब जरदारी साहब, जिस तरह इनकी मुमकिन गिरफ्तारी थी और इन्होंने कहा था तमाम जो इन्होंने MNA MPs को, अपने जो रहनुमाओं को और ख़वातीन को, सारे विंग्स को इन्होंने कहा था कराची में, तो आपने देखा कितने लोग, लाखों लोग जमा हुए थे, वो भी आपको नज़र आ गया। मामला ये है कि अब आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को अब समझ आ गई है कि हम बड़ी देर बेवकूफ़ बन गए हैं। उनको पता चल गया कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और जो जरदारी साहब ने, इन्होंने किस तरह बारियाँ बनाई, किस तरह पाकिस्तान को लूटा, किस तरह हुकूमती जो वसाइल है उसको लूटा, किस तरह अपने फ्रंट मैनों के ज़रिए इन्होंने अरबों रुपए के
जो पैसे बनाए किकबैक्स और कमीशन के जरिए, किस तरह पाकिस्तान से बाहर इन्होंने प्रॉपर्टीज़ बनाई और पाकिस्तान या पाकिस्तान के अवाम की बजाय ज़ाती मफाद को तरजीह दी। तो अब ये किस पता नहीं खुशफहमी का शिकार है कि अगर हम जो है पीपल्स पार्टी जिस तरह कह रही है कि अगर जरदारी साहब को टारगेट किया, भाई जरदारी साहब को क्या टारगेट किया जाए? ये अरबों रुपए के जो अकाउंट्स आ रहे थे, ये कौन सी खिलाई मखलूक आपको अरबों रुपए के पैसे दिए जा रहे थे? कभी आपके घर तामीर हो रहे थे, आपके खानों के बिल दिए जा रहे थे, आपके बंगलों के पैसे अदा किए जा रहे थे, आपका बिलावल हाउस जो जरदारी ग्रुप को है वहाँ पे उसको बनाया जा रहा था, कराची वाले बिलावल हाउस की पेमेंट कर रही थी। तो ये कहाँ से आ रहे थे पैसे? वो जिस तरह कहते हैं ना, कहाँ से आए ये झुमके। अब मामला ये है कि अब ये सारी चीजें जैसे जैसे खुल के सामने आती जा रही हैं, खुल के सामने आती जा रही हैं, अवाम के सामने इनके रेशमी जो गुलाब है, इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो चेहरे हैं वो निकल के सामने आ रहे हैं और इसलिए तिलमिला रहे हैं ताकि इनके असल तरीके से। आज मुशाहिदुल्लाह साहब ने भी तनकीद की है और उन्होंने कहा है शेख रशीद साहब को शैतान बोला, यहाँ तक बोला कि कचरा कुंडी और गंदगी का ढेर, मुंह से बदबू के भपके आते हैं, पता नहीं क्या क्या बोला है। फवाद चौधरी साहब को बोला है कि ये तो जेहलम का डब्बू पहलवान है। पता नहीं किस किस्म की सियासत हो रही है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी वालों का रवैया, बाबर डोगर साहब वो अब नून लीग जो रवैया था उसकी तरह होता जा रहा है। वो उनकी जिस तर्ज पे वो चल रहे थे वही तर्ज अमल अब उनका होता जा रहा है और जिस तरह के जुमलों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। ये सड़कों पर निकलने के अलावा कर क्या सकते हैं? धमकियां दे रहे हैं। मुझे एक बात बताए सहरिश कि हुआ क्या है, इतना तूफान किस चीज़ पे? सिर्फ यही पूछा गया कि जरदारी साहब JIT बनाई गई और उन पे ये इल्ज़ाम सामने आए कि जनाब ये सारे अरबों रुपए के इल्ज़ाम हैं यहाँ पर कि आपने, अगर उनके पास सफाई में है कुछ तो आए उसकी सफाई दें। चीफ जस्टिस जो है उन्होंने बुला लिया उनको, JIT की रिपोर्ट के बाद उनको कोर्ट में बुलाया है, कोर्ट में जाएं और जाकर 30 दिसंबर को अपना दिफा करें जो उनके दिफा में है। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम ये करेंगे। और मैं दाद देता हूँ पीपल पार्टी के और PMLN के उन MNAs और MPs को जो इनको डिफेंड कर रहे हैं और बड़ी बेशर्मी के साथ उनको डिफेंड किया जा रहा है। उन पे इल्जामात अरबों रुपए की करप्शन के इल्जामात हैं और ये है कि उनको सारा दिन डिफेंड करते रहते हैं। अवाम जो है वो इनके साथ नहीं चलने वाली। सहरिश जो अवाम का हाल हो गया है, जिस तरह से बेचारी अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए तरसी हुई है, यहाँ पर साफ पानी के लिए तरसी हुई है, जो लाहौर के हालात है, जो पंजाब के हालात है और जो सिंध के हालात हैं, जो आप देखेंगे मिट्टी के हालात हैं, जो इंटीरियर सिंध के हालात हैं। कराची में आए रोज साफ पानी जो उसके उस पे लोग लड़ रहे होते हैं। सर और मैं आपको बताऊं, ये तो पाकिस्तानी तो देख ही रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से जो बाहर बैठे लोग हैं, मैं बैनुल अक़वामी सतह पर बात कर रही हूँ, वो लोग जो कि दूसरे ममालिक के शहरी हैं, वो किस तरीके से उनका इमेज, उनके जहन में इमेज क्या होगा हमारे पॉलिटिशियंस का? वो तो करप्शन के नए नए तरीके इनसे सीख रहे होंगे कि ऐसी भी करप्शन होती है। आप देखें ना, आज स्टडी केस बोला है, ये JIT रिपोर्ट्स को, इन केसेस की वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि इन रिपोर्ट से पता चल रहा है कि मुल्क किस तरह नाकाम होते हैं, किस तरह बर्बाद होते हैं, तबाही किस तरह आती है। इन रिपोर्ट्स को देख के पता चलता है कि मुल्क किस तरह खराब होते हैं। मुझे ये बताएं कि अभी JIT रिपोर्ट आई है, वज़ीर आला सिंध के हवाले से कहा जा रहा है कि 3 बड़े रेफरेंस बन सकते हैं उनके खिलाफ। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध के ऊपर बन सकते हैं। साबिक़ वज़ीर आला सिंध जो है कायम अली शाह साहब, जिन्होंने ज़मीनों की अलाटमेंट की, उनके ऊपर बन सकते हैं। और जो इमरान खान साहब ने ट्वीट किए बिल्कुल सही। और ये शोर क्यों है? शोर क्यों है? जो इसमें शोर शराबा क्यों है? चोर मचाए शोर वाली बात है। ये इमरान खान साहब जो ट्वीट किया, बिल्कुल ज़बरदस्त उनका ट्वीट था कि सिर्फ 2 JIT, एक पनामा की JIT और एक ओमनी ग्रुप और फेक अकाउंट्स वाली जरदारी साहब की जो अनवर मजीद वाली, ये JIT, इन 2 JIT की रिपोर्ट्स ने कौम के सामने इन हुक्मरानों के जो जमहूरियत के बड़े लंबरदार थे, जो अवामी खिदमत के लंबरदार थे, उनके असल चेहरे, उनके भयानक चेहरे, उनके मकरू चेहरे अवाम के सामने ला के रख दिए हैं और बता दिया है कि किस तरीके से ये आपके वोट लेकर आपके पाकिस्तान में ये किस तरह हुक्मरानी करने के लिए आते थे, किस तरह लूट मार करने के लिए आते थे। इनके बच्चे, इनके कारोबार वो बाहर है। जैसे एक पाकिस्तानी जब पाकिस्तान से बाहर जाता है, किस तरह उसकी तलाशी ली जाती है, उसके पासपोर्ट की वो वक़्त नहीं जो कि होनी चाहिए, इन्हीं करतूतों की वजह से। मुझे बताएं बाबर डोगर साहब, अब इन्होंने अगले लाहे अमल का फैसला करना है, 26 दिसंबर को CEC का इजलास बुलाया है। अब ये कौन सा लाहे अमल तैयार करेंगे? अब ये सोच क्या रहे हैं? आपका ख्याल क्या है? इनकी कोशिश यही है कि ये कोई एक जॉइंट स्ट्रेटजी बनाएं, कोई प्रोटेस्ट करें, कोई लोगों को बाहर लेके आए हुकूमत के ख़िलाफ़, और असम्बली के अंदर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई मोशन लेके आए, इस गवर्नमेंट को गिराने की बातें करें। और इनके पास क्या है,
मैं आपको एक बात बता दूं, PMLN ने पूरा जोर लगा लिया है, लोग उनके लिए निकलने को तैयार नहीं है और मुझे लग रहा है कि सिंध में भी अवाम इनके साथ नहीं है, तो अवाम तो इनके पीछे नहीं निकल रही। अब PMLN जो है अब वो एक और यहाँ पर मरियम को सामने लेके आने की कोशिश कर रहे हैं कि मरियम आए। 30 दिसंबर को उन्होंने कन्वेंशन सेंटर में एक इजलास बुला लिया, वहाँ पर वो खिताब करेंगी। मुझे ये भी पता है उनकी तकरीर तैयार की जा रही है और एक बड़ी शोला बयानी के साथ वो आएंगी ताकि किसी तरीके से, और तो कुछ नहीं तो मरियम ही शायद तकरीर करें, उनके पीछे कोई लोग निकल आए, अदरवाइज लोग यहाँ पर निकलने को तैयार नहीं। या फिर अब कोई नई मंतक पेश की जाएगी? देखिए सारी बात यह है कि जितनी मर्जी आप वोट को इज्जत दो, वही मंतक जो मर्जी आप मंतक बना लें, लेकिन अब आवाम को समझ आ चुकी है, ना आवाम निकलने वाले हैं और ना रुकने कौमी असम्बली हो, रुकने सूबाई असम्बली है वो पीपल्स पार्टी से उनका तल्लक हो या नून लीग से हो, क्योंकि जिस तरह आपने देखा एक आज रुकने कौमी असम्बली पकड़े गए। चले सर, जितने इजलास बुला लिया गया है, पीर पगारा को भी बड़ा अच्छा पैगाम भेजा गया कि इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन साथ मिलकर चलना चाहिए। हाथ पैर ये पूरे मार रहे हैं, सड़कों पर निकलने की दिया है, मैदान में ये आ गए हैं, लेकिन करप्शन की है, कोई एविडेंस अगर आपके खिलाफ मौजूद है तो भाई पकड़े तो आपने जाना है, आप चाहे जो मर्जी हाथ पैर मारे, पकड़ तो अब आपकी होनी है, उनके वक्त आ गए। खैर, आज हमारी मसीही बरादरी जो है वो अपना क्रिसमस का त्यौहार मना रही है, भरपूर अंदाज में इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। तैयारियां बहुत देर से शुरू कर दी गई थी, मार्केट्स मॉल सजाए गए हैं, डिस्काउंट ऑफर्स चल रही हैं और आज मज़े मज़े के पकवान, डिस्काउंट ऑफर्स आज भी हैं। तो आज खास मौके पर आर्मी चीफ ने भी एक क्रिसमस के वाले तकरीब में शिरकत की, पैगामात भी आए। मैं चाहूँगी असद खरल साहब आप क्या कहेंगे इस खास मौके पर? चलेंगे, ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे मुल्क में अक़लियतें महफूज हैं और अपने अंदाज में अपना त्यौहार खुशी से मना सकती हैं। बिल्कुल, हमने जब कायद के पाकिस्तान के हवाले से जब बात करेंगे तो उन्होंने ही पाकिस्तान का जो झंडा है, सबज हलाली परचम है, उसके अंदर सफ़ेद रंग है। ये किसी भी मुल्क के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि अक़लियतों के हवाले से जो उनको आज़ादी है, जो मजहबी आज़ादियाँ हैं और जो क्रिसमस के हवाले से उन्होंने बात की। और इस मौके पर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, हमारे वज़ीर आज़म का, पाकिस्तान का और हर शोबा ज़िंदगी से तल्लक रखने वाले जिस तरह लोग, हम बल्कि खुद बाज़ दफ़ा इनकी तकरीबात में जाते हैं, इनकी दुआया तकरीबात में जाते हैं। और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह मजहबी आज़ादियाँ हैं, दुनिया भर में जो बड़े बड़े अलंबरदार हैं मजहबी आज़ादियों के मालिक, उनमें भी वो नहीं है जो कि पाकिस्तान में है, क्योंकि पाकिस्तान में जो इसका प्रेम्बल है, जो इसका आइन है, उसमें अक़लियतों को बराबरी की सज़ा आपका कमेंट। टाइम बिल्कुल खत्म होने के करीब है, शॉर्टली आपका कमेंट चाहूंगी आज इस मसीही बरादरी के खास त्यौहार के मौके पे। आज कायदे आज़म का यौम पैदाइश है और आज जो पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली थी उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी होगी, मजहबी रवादारी होगी। तो आज पाकिस्तान में चाहे दिवाली हो चाहे क्रिसमस हो, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ आज़ाद हैं, वो अपनी पूरी आज़ादी के साथ अपने जो मुक़द्दस दिन है उनको वो सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं। और सारी दुनिया के सामने एक मैसेज है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ आज़ाद हैं और पाकिस्तान में उनको किसी किस्म का कोई कदगर नहीं है। और हमारे साथ जो दुनिया की सबसे बड़ी जो अपने आप को सेकुलर स्टेट कहता है इंडिया, वहाँ पर आप हालात देख ले, कश्मीर में क्या हालात हैं, इंडिया में क्या हालात हैं, माइनॉरिटीज के साथ जो सलूक किया जा रहा है, क्या वो देखें किया जा रहा है कि सारी दुनिया देख रही है। बिल्कुल बाबर साहब, असद साहब, इसके साथ ही मैं आज के इस दिन कायदे आज़म बाबा कौम को खिराज अक़ीदत पेश करूंगी, सलाम पेश करूंगी और मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से मसीही बरादरी को क्रिसमस की ढेरों मुबारकबादें। और नाज़रीन, आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह कल फिर से मिलेंगे, नई खबरें होंगी। बाबर साहब, असद साहब मेरे साथ ही होंगे, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।